सारणी के गुणधर्म 4 के अनुसार यदि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी तथा अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा 1 बराबर k इंटू डेल्टा। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी मतलब पहले वाले सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा 1 बराबर k डेल्टा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने यहाँ पर डेल्टा और डेल्टा 1 माना है वो ये है, माना डेल्टा बराबर जैसे a1 b1 c1 पहली पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव a2 b2 c2, तीसरी पंक्ति के अवयव a3 b3 c3। अब यहाँ कहा है एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए। तो मान लीजिए जैसे मैंने पहले स्तंभ को k से गुणा कर दिया है तो इसे डेल्टा 1 मान लिया। डेल्टा 1 बराबर k a1 k a2 k a3। बाकी दूसरे स्तंभ को और तीसरे स्तंभ को एज इट इज रहने दिया। तो हमें यह सिद्ध करना है कि डेल्टा 1 का मान डेल्टा का k से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो हमने सत्यापन किया इसका। डेल्टा बराबर इसको लेके चले, सार्वसूत्र विधि को उपयोग में लाए, मुख्य विकर्ण के अवयवों से स्टार्ट किया। तो देखिए a1 b2 c3, फिर यहाँ पर a3 b1 c2, फिर ये लिखा मैंने a2 b3 c1। इसको एक ब्रैकेट में रखा क्योंकि ये नीचे की ओर जाते हुए एरो को इंगित करने वाले थे। अब ऊपर की ओर जाते हुए एरो को हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे देखें माइनस के बाद a3 b2 c1, a1 b3 c2, a2 b1 c3। तो ये मेरे सारणी डेल्टा का मान रहा। अब डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 को भी हमने सार्वसूत्र द्वारा हल किया। डेल्टा 1 प्रथम स्तंभ में k का गुणा है। सार्वसूत्र विधि के अनुसार प्रथम दो स्तंभों को आगे व्यवस्थित करके लिखा जाता है। तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ व्यवस्थित कर दिया। मुख्य विकर्ण के अवयवों से स्टार्ट करते हैं, एरो लगाना, पहला एरो दूसरा एरो तीसरा एरो, ये नीचे की ओर जाने वाले। इसी प्रकार से अन्य विकर्ण के अवयवों से स्टार्ट करते हैं हम, ऊपर जाने वाले एरो, पहला एरो दूसरा एरो तीसरा एरो, फिर हम गुणा करते हैं इनको k a1 b2 c3 प्लस k a3 b1 c2 प्लस k a2 b3 c1 माइनस, अब ऊपर जाने वाले एरो को देखेंगे तो k a3 b2 c1 प्लस k a1 b3 c2 प्लस a2 k a2 b1 c3। तो मैंने हमेशा a को पहले रखा, b को बाद में, c को उसके बाद में, जिससे हमें ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर k सब में कॉमन है, इसको मैंने यहाँ पर बाहर कर दिया k। अब यहाँ पर रह गया a1 b2 c3
प्लस A3B1C2 प्लस A2B3C1 माइनस तो A3B2C1 प्लस A1B3C2 प्लस A2B1C3। तो हम क्या देख रहे हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो डेल्टा को इंगित करती है। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा 1 बराबर के डेल्टा, जो हमारे इस नियम का सत्यापन करती है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। या दूसरे रूप में कहूं कि अगर हमें किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, जैसे गुणनखंडों में बाहर निकाला जाता है। तो ये सारणिक का जो गुणधर्म 4 है बहुत ही उपयोगी गुणधर्म है। सवाल करते समय हमें ज्यादातर केसेस में इस गुणधर्म को काम में लेना होता है। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म 5 के अनुसार यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उसी सारणिक अर्थात मूल सारणिक को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जैसे ये सारणिक है, यहाँ पर प्रथम स्तंभ में दो दो संख्याओं का योग दिखाया गया है, जैसे A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3। यहाँ पर सिंगल संख्या है तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो मूल सारणिक है, जब इसके प्रथम स्तंभ को दो भागों में लिखा जा रहा है, इसका मतलब इस सारणिक को इसी क्रम की दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला सारणिक ये, दूसरा ये। तो इसको हमने सत्यापित किया। सत्यापित करने के लिए हमने LHS को लेके चले। LHS में दिए गए सारणिक को लिखा A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3 पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ है B1, B2, B3 और C1, C2, C3। हमने इस सारणिक को प्रथम स्तंभ के अनुदेश ही प्रसार कर दिया। प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने से हमें सहूलियत मिल गई, क्योंकि प्रसार करना हम जानते हैं अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का नियम अपनाते हुए या अवयवों का संबंधित सहखंडों से गुणा कर योग करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए, जैसे प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं तो इसमें पहले अवयव के लिए मतलब प्रथम स्तंभ को और प्रथम पंक्ति को निरस्त कर देंगे तो शेष बचे अवयव होंगे B2, C2, B3, C3। अब सेकंड अवयव पर जब विचार करेंगे तो ये दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 मतलब विषम। तो यहाँ पर नेगेटिव को शो करेगा, कहने का मतलब इसकी जो उपसारणिक तैयार होगी उपसारणिक का नेगेटिव यहाँ पर सेकंड होगा। तो A2 प्लस D2 को लिया हमने, नेगेटिव लिया। तो हमने ये कहा था कि ट्रिक के लिए कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड अवयव है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पर ये इसको माइनस लिया तो उपसारणिक से ये क्या बन गया, सेकंड अपने आप ही स्वतः ही बन गया। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ को निरस्त किया, अब बचे B1, C1, B3, C3। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को निरस्त करने के बाद ये उपसारणिक तैयार होता है B1, C1, B2, C2। ये उपसारणिक और सेकंड
दोनों ही यहाँ पर समान है, इसलिए प्लस चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब इन्हें द्वितीय क्रम के सारणिकों की तरह प्रसार कर लेना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सत्यापित करना है कि इस सारणिक का मान दो सारणिकों के योग के बराबर है। तो हमने इसके लिए यहाँ सहूलियत के तौर पर क्या किया, पहले अवयव का इनसे गुणा किया और दूसरे अवयव का गुणा करके नीचे लिखा। जैसे a1 इंटू ये सारणिक, ये मैंने ऊपर लिखा, फिर d1 इंटू ये सारणिक, ये नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर -a2 ये सारणिक और -d2 ये सारणिक, इसी प्रकार से a3 ये सारणिक और +d3 इसी सारणिक को मैंने नीचे लिख दिया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार के लिए किसी सारणिक का मान देखूं तो वो सारणिक होगा ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। क्यों? क्योंकि मैंने प्रथम स्तंभ के अनुदेश से यहाँ पर इसको प्रसार किया था, तो प्रथम स्तंभ के अनुदेश ही मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की। ये इनको लिखा प्रथम स्तंभ में a1 a2 a3, ये तो यहाँ पे व्यवस्थित कर दीजिए। अब a1 के लिए मेरे पास यही वैल्यू थी, a2 के लिए ये वैल्यू थी, a3 के लिए ये, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां से लेकर यहां तक की जब बात करें तो ये नया सारणिक तैयार होता है, जिसमें प्रथम स्तंभ में d1 d2 d3 को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में अगर पंक्ति या स्तंभ व्यक्त है तो उस सारणिक को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मान लो दो पद हैं तो दो सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं, तीन पद हैं तो तीन पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये नियम भी हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होता है जब हमें कहीं तोड़ना जोड़ना होता है, तो इस गुणधर्म की सहायता लेते हैं। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म 6 के अनुसार सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि सारणिक में संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही चीज हो जाएगी ये कि संक्रिया चाहे जैसी भी लगाए हम तो डेल्टा1 बराबर डेल्टा। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल मैं इन्हें डेल्टा और डेल्टा1 को मान रहा हूँ। तो मूल सारणिक मैंने डेल्टा माना, जिसकी प्रथम पंक्ति में a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 दूसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति में a3 b3 c3 है। अब मैंने डेल्टा1 का निर्धारण किया तो प्रथम स्तंभ का निर्धारण मैंने इस प्रकार से किया कि यहाँ दूसरे स्तंभ को किसी अशून्य संख्या लैम्डा से गुणा कर प्रथम स्तंभ में जोड़ दिया। तो a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2, a3 प्लस लैम्डा b3। देखिए यहाँ पर समझने की बात यही है, क्या कहा है, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के, तो हमने पहला स्तंभ देखा, पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, अगर पंक्ति ले रहे हैं तो पंक्ति के और स्तंभ ले रहे हैं तो स्तंभ के। तो अब जैसे मैंने पहला स्तंभ लिया तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ के अवयवों को किसी अशून्य संख्या लैम्डा से गुणा कर पहले स्तंभ में जोड़ा, तो क्या जोड़ने पर इस सारणी के मान पर कोई प्रभाव पड़ा? इसी चीज को हम यहाँ पर सत्यापित कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की संक्रिया लगाने पर सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम डेल्टा1 को लेके चले। डेल्टा1 बराबर प्रथम स्तंभ में लिखा हुआ है a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2, a3 प्लस लैम्डा b3, और दूसरे स्तंभ में लिखा हुआ है b1 b2 b3, और तीसरे स्तंभ में लिखा हुआ है c1 c2 c3। अभी
क्योंकि हम इस गुणधर्म से पहले 5 गुणधर्म कंसीडर कर चुके हैं, तो इससे जस्ट पहले वाला मतलब 5वां गुणधर्म अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने कहा था कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, प्रथम स्तंभ को 2 भागों में लिखा गया है। तो मैंने गुणधर्म 5 से इसे अलग किया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक सारणिक, प्लस यहाँ से प्रथम स्तंभ लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3 और बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ वैसे के वैसे लिखा गुणधर्म 5 के कारण। अब हम क्या देखते हैं, गुणधर्म 4 ये कहता है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर कोई चीज आपको कॉमन नजर आ रही है तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ प्रथम स्तंभ में लैम्डा नजर आ रहा है तो हमने लैम्डा को बाहर किया, ये रह गया B1 B1 C1 B2 B2 C2 B3 B3 C3 ये रहा। तो हम गुणधर्म 4 से हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, गुणधर्म 3 ये कहता है कि अगर किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम हो, एक जैसे हो, तो सारणिक का मान निश्चित तौर पर 0 होता है। तो यहाँ पर प्रथम स्तंभ और दूसरा स्तंभ यहाँ पर सर्वसम है तो इसका मतलब इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। तो लैम्डा का 0 से गुणा किया 0, तो डेल्टा में जोड़ते जा रहे हैं तो डेल्टा प्लस 0 डेल्टा, डेल्टा मैंने इसको नाम दिया था। तो हमने देखा संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अभी हमारे पास और भी गुणधर्म है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो गुणधर्म 7 पर हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।